Hello students, how are you? In our previous class we started to discuss about the refractive index and we discussed two type of numerical. First, in which we discussed that if the speed of light in a particular medium is given, then how can we calculate the refractive index? And second type of question are that if the refractive index is given, then how can we calculate the speed of light in that particular medium? Okay, in our today's class I am discussing about the third type of numericals which can ask on the basis of refractive index and in which the speed of light in air in two medium in that particular questions the refractive indexes of two different mediums are given, and then the examiner can ask the refractive index with respect to each other of that particular mediums. Okay, सिंपल सी बात है. इस थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में दो जो मीडियम्स हैं उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दी जाती हैं और फिर उनकी एक दूसरे के रेस्पेक्ट के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पूछी जाती हैं. तो ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस अपने पास यहाँ पर होते हैं. गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ अब अपन जैसे क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3. यानी कि आपने को क्वेश्चन में म्यू वाटर अपने को दे रखी है. कितनी दे रखी है? 4/3. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 6. इट इज example number 6 in our book. Okay, but there the value is not given 4/3, that is 1.33, but here I am taking in the ratio pattern. Okay, ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ. तो म्यू वाटर जो है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड ग्लास सेकेंड अपने को दे रखी है म्यू ग्लास. कितनी दे रखी है? दैट इज 3/2. कितनी दे रखी है? 3/2. बुक के अंदर ये कितना दिया हुआ है? 1.33 और ये दिया हुआ है दैट इज 1.5. लेकिन मैं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसकी कंसिडरेशन में चल रहा हूं, तो वहां पर ये वैल्यूज इस तरह से दी हुई थी और अपने से पूछा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. यानी कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में अपने से पूछी गई है. Got it? That is the question. अगर अपन यहां पर बात करें, सिंस अपने को म्यू ग्लास निकालना है, म्यू ग्लास वाटर निकालना है, तो यू नो दैट जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसके रेस्पेक्ट में अपन स्पीड को ऊपर लिखते हैं और दूसरा जिसके लिए निकाल रहे हैं उसकी में स्पीड लाइट की वो नीचे लिखी जाती है. यानी कि म्यू ग्लास वाटर कितना हो जाएगा? वी वाटर अपॉन वी ग्लास. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये है अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, क्लियर? अब ये हमारे पास नहीं है, इनको अपन इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. सिंस फॉर वाटर, जैसे अपन वाटर के लिए बात करें, फॉर वाटर म्यू वाटर इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी वाटर. वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? सी अपॉन वी वाटर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो म्यू वाटर वी वाटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन म्यू वाटर. इक्वेशन नंबर सेकेंड. ओके, इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं फॉर ग्लास. ग्लास के लिए बात करें तो म्यू ग्लास इज इक्वल्स टू क्या होता है? सी अपॉन वी ग्लास. सो वी ग्लास इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सी अपॉन म्यू ग्लास. इक्वेशन नंबर थर्ड. अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं म्यू ग्लास की और म्यू वाटर की, ये अपन इस फर्स्ट इक्वेशन में लिख सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये वैल्यूज यहां पे रखें तो म्यू ग्लास वाटर कितना आ जाएगा? दैट इज वाटर के लिए, दैट इज म्यू वाटर के लिए स्पीड ये है, तो दैट इज सी अपॉन म्यू वाटर डिवाइडेड बाय, इसके लिए कितनी है? सी अपॉन
म्यू ग्लास। ओके, इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू सी अपॉन म्यू वाटर मल्टीप्लाइड बाय म्यू ग्लास अपॉन सी। इस इक्वेशन को इन्वर्ट कर दिया। गॉट इट? मैथमेटिक्स में अपन करते हैं तो सी से सी कट, तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। ये आ गई अपनी इक्वेशन। अब अगर अपने को वैल्यूज ये दी हुई हैं तो अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। ओके, और अगर वैल्यूज ये दी हुई हूं तो अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे। पुट द वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज कितनी है? म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू, अगर ये पुट करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो दैट इज म्यू ग्लास कितना है 3/2। ओके, और ये कितना है 4/3। इसको सॉल्व करोगे तो म्यू ग्लास वाटर इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, रिवर्स इक्वेशन इन्वर्ट हो जाएगी 3/4, यानी कि 9/8। सॉल्व करोगे तो दैट इज 1.125। गॉट इट? तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को अपन शॉर्ट आउट करते हैं। ओके, क्लियर? आफ्टर दैट आई थिंक ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। Now after that, let us discuss some examples of refraction. Examples of refraction. We already discussed 3 examples of refractions. First, the rising appearance of coin in water. Second, the bending appearance of pencil in water. Third, that was refraction by glass slab. Here there are some particular examples which are related with nature, some natural example. That means here we will discuss about the natural examples of refraction. The first one is early sunrise and delayed sunset. अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये एग्जाम्पल अपन यहां पर कंसिडर करते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट एग्जाम्पल, वन थिंग दैट जनरली sometime one type of question asked by us that which is far, Delhi or moon? Our answer is moon. But the second question, the counter question that can ask then why Delhi cannot seen by us but we can see the moon. अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली दूर है कि चांद, अपना जवाब होता है चांद। फिर सामने वाले का क्वेश्चन होता है फिर दिल्ली क्यों नहीं दिखती, चांद क्यों दिखता है। ओके, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं पहले, ताकि क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। सपोज इट इज आवर अर्थ, ये हमारी अर्थ है। आपने एक वर्ड नेम सुना हुआ होगा हॉरिजॉन। हॉरिजॉन किसे बोलते हैं? हॉरिजॉन किसी भी पर्टिकुलर एरिया के या किसी भी पर्टिकुलर लैंड पीस की जो टेंजेंट जो उसके ऊपर ड्रॉ की जाती है, क्योंकि अर्थ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो अपन स्फेयर मान सकते हैं इसको, सर्कल। तो यहां पर ये जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो क्या कहलाती है? दैट इज हॉरिजॉन। इसे क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन। जो भी चीज हॉरिजॉन के ऊपर होती है वो हमें विजुअलाइज होती है, क्योंकि उसकी लाइट रेज हमारी, जैसे सपोज कीजिए यहां पर कोई व्यूअर खड़ा है,
तो व्यूअर उस तक पहुंचती है, क्योंकि लाइट हमेशा सीधी चलती है, इसलिए वो हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई चीज हॉरिजॉन के नीचे है तो वो हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाइट में सन कहाँ चला जाता है, सन कहाँ हो जाता है, हॉरिजॉन के नीचे, इसलिए वो अपने को विजुअलाइज नहीं होता। गॉट इट? तो कोई भी चीज जो हॉरिजॉन के ऊपर होगी वो हमें दिखाई देती है। मून जो है वो कहाँ रहता है, हॉरिजॉन के अबोव। कहाँ रहता है, हॉरिजॉन के अबोव, इसलिए वो अपने को दिखाई देती है। लेकिन ड्यू टू द कर्वेचर, अर्थ की जो स्फेरिकल सरफेस है, जो कर्व जो है, उसके कारण से जो दिल्ली है वो कहाँ है, हमारे पर्टिकुलर प्लेस के हॉरिजॉन के डाउन साइड में दिल्ली यहाँ है, इसलिए उससे आने वाली लाइट रेज हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए वो हमें विजुअलाइज नहीं होता। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मून हमें दिखता है लेकिन जो दिल्ली है वो हमें नहीं दिखती, बिकॉज इट इज सिचुएटेड बिलो द हॉरिजॉन while the moon is situated above the horizon. That's why we can see the moon but not दिल्ली। ओके, अब यहां पर अपन बात करते हैं अपने टॉपिक पर। व्हाट इज सनराइज? सनराइज का मतलब क्या है? कोई सन ये तो है नहीं अपने बेड में सो गया था, सुबह उठ के आया तो बोले दिख रहा है। सन जो है जब हॉरिजॉन के नीचे होता है तब हमें विजुअलाइज नहीं होता। धीरे धीरे अर्थ का जो मोशन है उसके कारण से सन जो है, अब जैसे जैसे मोशन करेगा, जो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर एरिया की वो उसी तरह से चलती जाएगी, तो सन हमें कैसा दिखाई देता है, राइजिंग अपीयरेंस हमें दिखाई देती है। तो वो हॉरिजॉन के ऊपर आना क्या कहलाता है, सनराइज। इसी तरह से जब रोटेट करते करते अपन मान लीजिए यहां पहुंच गए, अब यहां पर दैट इज हॉरिजॉन, ये पर्टिकुलर एरिया रोटेट करते करते यहां गया तो दैट इज हॉरिजॉन। थोड़ा और रोटेट किया और हॉरिजॉन यहां आ गया, तो उस कंडीशन में सन हमें दिखाई नहीं देगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज सनसेट। ओके, तो वो होता है नॉर्मल सनराइज एंड नॉर्मल सनसेट। अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं, अर्ली सनराइज या डिलेड सनसेट का मीन्स क्या है। सन जो है वो तो सिचुएटेड है हॉरिजॉन के नीचे, सन कहां पे सिचुएटेड है, इट स्टिल बिलो द हॉरिजॉन, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज हमें पहले ही दिखाई दे देती है। क्या हो जाता है, उसकी वर्चुअल इमेज हमें पहले ही दिखाई देती है। सन हॉरिजॉन के नीचे है लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज हमें हॉरिजॉन के ऊपर दिखाई देती है। इट इज एक्चुअल, इट इज एक्चुअल पोजिशन ऑफ सन एंड इट इज वर्चुअल इमेज ऑफ सन। तो उसकी वर्चुअल इमेज का पहले ही दिखाई देना, उसे क्या बोला जाएगा, अर्ली सनराइज। सिमिलरली इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में सन तो कहां चला गया, नीचे, हॉरिजॉन के नीचे, यानी कि दैट इज एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन, पोजीशन ऑफ सन, लेकिन उसकी एक वर्चुअल इमेज, दैट इज वर्चुअल इमेज ऑफ सन, वो हमें अभी भी विजुअलाइज रहती है। इसके लिए वर्ड काम मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। गॉट इट? अब ये ऐसा होता क्यों है उसको समझना है, तो पहले थोड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें अपन। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे अपन ऊपर की साइड में चलते हैं वैसे वैसे एयर डेंसिटी जो है, एयर की जो डेंसिटी है वो डाउन होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे अपन ऊपर चलते जाते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्रिएट होते जाते हैं। मतलब नीचे वाले के मुकाबले ऊपर वाला कैसा है, रेयर, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा रेयर, उससे ऊपर वाला उससे ज्यादा रेयर। यानी कि सिंपली लैंग्वेज में अपन बात करें तो जैसे जैसे अपन अर्थ से ऊपर चलेंगे मीडियम्स रेयर होते जाते हैं, या अपोजिट बोले तो जैसे जैसे अपन अर्थ की तरफ चलते हैं जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है जब अपन नीचे चलते हैं। ऊपर चलते हैं तो डिक्रीज होती है। ओके, यानी कि ऊपर वाले मीडियम के मुकाबले नीचे वाला कैसा होता जाएगा, हमेशा डेंसर।
गॉट इट। ये इससे डेंसर, फिर नीचे वाला डेंसर और डेंसर, डेंसर यहां पर रहता जाता है। अब लाइट रे जब इंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो यू नो दैट लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो बैंड किधर होती है, अवे फ्रॉम सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर वापस अगली लेयर से रिफ्रैक्ट होगी तो वापस किधर बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ, वापस नॉर्मल। तो इस तरीके से रिफ्रैक्ट होते होते जो व्यूअर है उसके पास लाइट जब पहुंचेगी तो उसे एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। ये तो थी एक्चुअल, ये कैसा दिखाई दे रहा है, वर्चुअल। अब इसी चीज को यहां पर अपन कंसिडर करें, जो एक्चुअल पोजीशन है सन की, उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं जब एटमॉस्फेयर में इंटर होती है तो रिफ्रैक्ट होते हुए कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती जाती है, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम्स। वो कंटिन्यूसली रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही हैं, इसलिए दे बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये बैंड लाइट रेज जब व्यूअर तक पहुंचती है तो उस व्यूअर को सन की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है। क्या देगा उसको, वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। सन अभी भी नीचे है लेकिन क्या दिखाई देगी, उसकी वर्चुअल इमेज उसको दिखाई देती है। गॉट इट। ये जो इवेंट है, सन नीचे है लेकिन वर्चुअल इमेज दिखाई देना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अर्ली सनराइज। सिमिलरली इवनिंग टाइम में सन पहुंच गया नीचे, लेकिन उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं, उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट होने के कारण, कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट होने के कारण जो व्यूअर है उसको अभी भी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स जो व्यूअर है उसे सन की एक वर्चुअल इमेज दिखाई देती है अबोव द हॉरिजॉन। क्या रहेगा, उसको एक वर्चुअल इमेज दिखाई देगी अबोव हॉरिजॉन, जिसके लिए क्या वर्ड बोलते हैं अपन, दैट इज डिलेड सनसेट। तो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, the virtual image of sun is seen above the horizon at the time of morning is known as early sunrise, while the virtual image seen of sun seen above the horizon in the night, in the evening, that is known as delayed sunset. सन एक्चुअल में हॉरिजॉन के ऊपर आएगा 2 मिनट आफ्टर, लेकिन उसकी वर्चुअल इमेज पहले ही दिखाई दे रही है। सिमिलरली ये वर्चुअल इमेज जो है जैसे जैसे नीचे चलता जाएगा इमेज भी चलती जाएगी, तो ये जो इमेज है ये हमें सनसेट के 2 मिनट आफ्टर तक दिखाई देती है। तो सन हमें 2 मिनट पहले दिखाई देना स्टार्ट होता है और 2 मिनट आफ्टर तक दिखाई देता रहता है। दैट मीन्स 2 + 2 यानी कि 4 मिनट पर डे, 4 मिनट पर डे हमारा जो सन है वो एक्स्ट्रा हमें दिखाई देता है। गॉट इट। तो ये होता है दैट इज अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द नेक्स्ट वन इज टोटल इंटरनल reflection. Second example is total internal reflection. Okay, है क्या, इस चीज को समझते हैं। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंट्रोड्यूस होती है, किसे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम इंट्रोड्यूस जब होती है, तो उस कंडीशन में सपोज दैट इज इंसिडेंट लाइट रे किधर बैंड होगी, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। किधर बैंड होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यू नो दैट इन दैट केस जब रेयर डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, अच्छा नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट लाइट रे है दैट इज इंसिडेंट लाइट रे एंड दैट इज रिफ्रैक्टेड लाइट रे। जो इंसिडेंट लाइट रे
जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो बनाएगी दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल. फ्रॉम दिस डायग्राम आई थिंक इट इज क्लियर इन योर माइंड दैट इट इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस के मुकाबले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है. हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के मुकाबले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन होता है. गॉट इट. जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ेगी उसी रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टेड जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है. बढ़ते बढ़ते कंडीशंस हमें ऐसी ऑब्टेन होती है, वी ऑब्टेन ए सिचुएशन वेयर एक पर्टिकुलर एंगल हमें ऑब्टेन होता है, पर्टिकुलर एंगल हमें ऑब्टेन होता है जिसमें जो रिफ्रैक्टेड रे है इट स्टार्ट टू ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन. जो सरफेस ऑफ सेपरेशन है उसके अलोंग ट्रेवल करना स्टार्ट करती है. बिकॉज जैसे जैसे एंगल आई बढ़ेगा एंगल आर बढ़ेगा तो एक पर्टिकुलर एंगल हमें ऑब्टेन होता है जहां पर इंसिडेंट रे पर्टिकुलर एंगल के साथ जब इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में रिफ्रैक्टेड रे अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन ट्रेवल करती है. दैट मीन्स इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इट बिकम्स राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनता है. गॉट इट. ये जो पर्टिकुलर एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसे बोला जाता है क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल. द पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे out of along which the refracted ray travel with the surface of separation and the angle of refraction becomes 90 degree or becomes right angle, that particular angle of incidence is known as critical angle. Got it. Now अगर लाइट रे इससे भी ज्यादा एंगल से इंसिडेंट हो, इफ एंगल आई जो है इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो, इन दैट सिचुएशन द रिफ्रैक्टेड लाइट रे ट्रेवल इन द सेम डेंसर मीडियम. जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है वो किधर चलेगी, सेम डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है. क्या करेगी, सेम ट्रेवल करेगी. या सिंपल लैंग्वेज में पर बोल सकते हैं इफ या व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, देन द लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज रिफ्लेक्ट बैक, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट जैसा हो गया, क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम डेंसर मीडियम बाय सरफेस, सेम डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है. दिस इवेंट इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं. क्या बोला जाता है इसे, दैट इज नॉन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. गॉट इट. इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है जो ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, आप नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऑप्टिकल फाइबर्स. उनके अंदर जो लाइट रेज जो ट्रेवल करती हैं, जो लाइट रेज ट्रेवल करती हैं, दिस इज लाइक दैट. तो उसमें जो लेयर्स हैं इस तरह से, यहां पर लाइट रेज इस तरह से जो ट्रेवल करती हैं स्पीड के साथ, दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. किसके थ्रू करेंगी वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू वो ट्रेवल करती हैं. गॉट इट, अंडरस्टैंड. नाउ द थर्ड एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन, that is the last example of refraction in our syllabus, and that is dispersion of light. Third one is dispersion of white light.
dispersion of white light. Okay, that is dispersion of white light. Now the questions comes in our mind, what is dispersion of white light? If you know one thing, प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? प्रिज्म एक ग्लास की बनी हुई एक ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, दैट वन एंड दैट वन, दे आर कनेक्टेड बाय ए पर्टिकुलर एंगल. किससे कनेक्टेड है? वो एक पर्टिकुलर एंगल के साथ कनेक्टेड होती हैं. ये जो पर्टिकुलर जो स्पेशल शेप बनती है जहां पर टू रिफ्रैक्टेड ट्रांसपेरेंट मीडियम की टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे से पर्टिकुलर एंगल के साथ अटैच्ड होती हैं, दैट इज नॉन एज प्रिज्म. क्या बोलते हैं उसको? अपन प्रिज्म बोलते हैं. गॉट इट? जब प्रिज्म पर जब एक व्हाइट लाइट, जो नॉर्मल अपन विजिबल लाइट की अपन बात करते हैं, विजिबल लाइट दैट इज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट की एक बीम जब इंसिडेंट होती है, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a prism, प्रिज्म से जब पास आउट होती है, देन इट सेपरेट इनटू 7 कंपोनेंट कलर्स. तो वो क्या होती है? अपने 7 कंपोनेंट कलर्स, VIBGYOR, यानी कि सिंपली बोले तो दैट इज व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू ए प्रिज्म, जब एक प्रिज्म से पास आउट होती है, देन इट सेपरेट इनटू 7 कलर्स. क्या हो जाती है वो? 7 कलर्स, VIBGYOR, 7 कलर्स के अंदर डिवाइड होती है, सेपरेट आउट हो जाती है. दिस इवेंट, ये डिवाइड होना, इसे बोला जाता है दैट इज नॉन एज डिस्पर्सन. क्या बोला जाएगा इसको? डिस्पर्सन. एंड दिस ग्रुप ऑफ 7 कलर इज नॉन एज स्पेक्ट्रम. ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रम. और डिवाइड होना क्या कहलाता है? दैट इज नॉन एज डिस्पर्सन. गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट passes through a prism, when a beam of white light passes through a prism, then it separates into its 7 component colors. This separation is known as dispersion, and the group of 7 color that is known as spectrum. Got it? This event was discovered by, it is discovered by सर आइजैक न्यूटन, वही 9th वाले न्यूटन जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन फोर्स दिए थी. ओके, दैट इज सर आइजैक न्यूटन ने इनको फाइंड आउट किया था. न्यूटन वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर न्यूटन सबसे पहले वो आदमी थे जिन्होंने ये कहा था कि लाइट जो है वो 7 कलर्स कंटेन करती है या 7 कलर्स का मिक्सचर होती है. नाउ द क्वेश्चंस कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाई इट इज हैपेंड, ऐसा क्यों होता है? लाइट के जो 7 कलर्स हैं, एक्सेप्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा अलग अलग मीडियम्स में इनकी स्पीड सबकी अलग अलग होती है. एक्सेप्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर तो लाइट के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी की स्पीड सेम होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट इन द अदर देन वैक्यूम, वैक्यूम के अलावा जो लाइट की, वैक्यूम के अलावा जो मीडियम्स हैं उसमें लाइट की स्पीड, जो लाइट कल डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है उनकी स्पीड्स अलग अलग होती है. एंड इट इज रिलेटेड विद द वेवलेंथ. किसके साथ रिलेटेड है? वेवलेंथ के साथ. अगर अपन 7 कलर्स की अपन बात करें तो वॉयलेट से लेकर रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, लीस्ट, और रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है. डिस्पर्सन में या जो बेंडिंग जो है, वैन इन कलर, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं इनकी स्पीड इनकी वेवलेंथ से इनवर्स होती है. यानी कि वॉयलेट जो है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा, बेंडिंग जो है वो वॉयलेट की सबसे ज्यादा, मोस्ट, यानी कि ये सबसे ज्यादा बेंड होगा, जबकि रेड जो है इसकी बेंडिंग सबसे कम एंगल्स के साथ होती है. गॉट इट?
Understand? I'm again repeating. The different colors of light have different speeds एक्सेप्ट वैक्यूम के अलावा इनकी स्पीड सबकी अलग अलग होती है. वॉयलेट, द स्पीड ऑफ वॉयलेट इज मिनिमम वाइल द स्पीड ऑफ रेड इज मैक्सिमम. गॉट इट? सो जब ये जब ये जो 7 कलर्स हैं ये जब इंटर करते हैं तो ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड्स दे बैंड विथ डिफरेंट एंगल्स. वो डिफरेंट एंगल्स के साथ बैंड होते हैं. जो रेड है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होने के कारण से उसकी बेंडिंग सबसे कम, जबकि जो वॉयलेट है वो सबसे ज्यादा एंगल के साथ सेपरेट आउट होता है. तो इन दिस वे द 7 कलर्स separate from each other. That is VIBGYOR, जिनको क्या बोलते हैं अपन? VIBGYOR. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, so that is due to the different speeds of light. जो different speeds है light की, उसके कारण से ये different colors जो हैं they bend with different angles, refract and bend with different angles and get separate from each other, और एक दूसरे के साथ separate out हो जाते हैं. Got it? So that is the reason of dispersion. Clear? Okay, so that is the 3 examples of refraction. After that we will discuss about the lens. Thank you.